दोस्तों, जब कभी भी इंसान अवैध रास्तों पर चलता है, कुछ ऐसे रास्तों पर चलता है जिसमें अवैध संबंध जैसी जो चीज़ें होती हैं, लेकिन दोस्तों अवैध संबंध जो होते हैं इनका अंजाम कभी भी सुखमय नहीं होता, कभी भी इनका अंजाम अच्छा नहीं होता, कभी भी इनका अंजाम ऐसा नहीं होता जिसमें इंसान को खुशियाँ मिल जाएं। अवैध संबंधों का जो भी अंजाम होता है ये बुरा होता है। बाज़ मामलों में हमें देखने को मिलता है कि जो अवैध संबंधों का अंजाम होता है वो खूनी होता है। और दोस्तों, अवैध संबंध में जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसे अर्ली स्टेज में कुछ साइन मिलते हैं जिससे उसे ये पता लग सके कि उसकी ज़िंदगी में इन अवैध संबंधों की वजह से बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी वो संभलता नहीं है। उसके बावजूद भी वो ये नहीं सोचता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है इस रास्ते पर मुश्किल है, कठिनाइयाँ हैं और इस रास्ते से एक नहीं बल्कि कई सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकती हैं। और दोस्तों, सेम कुछ आज की घटना में भी ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो कि गलत रास्ते पर चलता है और उसके बाद में उसकी ज़िंदगी में कुछ अर्ली साइंस ऐसे आते हैं जिससे उसे समझाया जाता है कि तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता ठीक नहीं है और तू जितनी जल्दी हो अपना रास्ता बदल ले तो बेहतर है। लेकिन दोस्तों, वो इंसान जो होता है वो किसी के भी समझाने में नहीं आता है, किसी के भी कहने में नहीं आता है और उसे जो करना होता है वो आगे कंटिन्यू करता जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में उसकी ज़िंदगी में जो परेशानियां आती हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के आप लोग बड़ी हैरत करेंगे। दरअसल दोस्तों, इस कहानी में क्या हुआ था परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना, आज की जो वारदात मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है राजस्थान की। और दोस्तों, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है चित्तौड़गढ़ और यहीं पर एक थाना पड़ता है निबाहेड़ा थाना। और दोस्तों, इसी निबाहेड़ा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है अमरीम ताजी गांव। और दोस्तों, इसी अमरीम ताजी गांव के पास में ही एक जगह पड़ती है अलसीगढ़। और दोस्तों, इसी अलसीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा जंगल भी होते हैं। और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 13 दिसंबर साल 2020 की। इसी गांव में यानी कि अमरीम ताजी गांव में एक व्यक्ति रहता है जिस व्यक्ति का नाम है इशाक मोहम्मद। इशाक मोहम्मद जो कि शादीशुदा है और अपने माता पिता के साथ में अपनी पत्नी के साथ में रहता है। और 13 दिसंबर साल 2020 को ये अपनी पत्नी से कहता है कि वो बस अभी घर से बाहर गया, कुछ काम के सिलसिले में जा रहा है और उसके बाद में अभी लौट कर आ जाएगा। अब दोस्तों, इशाक मोहम्मद ये कहकर अपनी पत्नी से घर से चला जाता है। उससे कहता है तुम खाना बना बनाओ, बस अभी गया और अभी आया। उसके बाद में घर से चला जाता है। दोस्तों, इधर जो इशाक मोहम्मद की फैमिली वाले होते हैं यानी इसकी जो पत्नी होती है, इसके जो माता पिता होते हैं, ये अपने काम काज में लग जाते हैं। धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा वक्त भी गुजर जाता है। इधर पत्नी जो होती है इशाक मोहम्मद की, ये थोड़ी परेशान भी होती है, चूँकि कहकर गया था कि अभी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में सोचती है कि शायद किसी की बातों में लग गए हों या फिर कोई काम ऐसा आन पड़ा हो जिसकी वजह से लेट हो गए हों, तो क्यों ना उनका वेट कर लेती हूँ। दोस्तों, होते करते शाम का वक्त आ जाता है लेकिन इशाक मोहम्मद का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। अब दोस्तों, जब इशाक मोहम्मद का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है, रात के करीब 6 से 7 बजे का समय हो जाता है। अब घर परिवार वाले परेशान होते हैं। उसके बाद में जो पत्नी होती है इशाक मोहम्मद के माता पिता को भी बताती है कि इस तरीके से कहकर गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए। उसके बाद में जो घर परिवार वाले लोग होते हैं ये अपने बेटे इशाक मोहम्मद को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सबसे पहले उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर इशाक मोहम्मद बैठा करता था, तो वहाँ पर भी इशाक मोहम्मद मौजूद नहीं होता है। तो उसके मिलने वाले दोस्तों यारों सबसे पूछते हैं किसी ने इशाक मोहम्मद को देखा है, तो कहीं से भी कोई पता नहीं चलता है। अब दोस्तों, घर परिवार वाले हताश परेशान अपने बेटे को ढूंढते हैं। उसके बाद में जब काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, लगभग 10 से 11 बजे का समय हो जाता है, जब इशाक मोहम्मद नहीं आता है, तो ये बात होते करते पूरे गांव में फैल जाती है कि जो इशाक मोहम्मद है घर से गायब है। अब पूरे गांव में जब इस तरीके की खबर फैलती है, पूरे गांव में हड़कंप मच जाती है कि इशाक मोहम्मद कहाँ गया। अब दोस्तों, उसके बाद में सारे लोग इशाक मोहम्मद के घर पे आते हैं। इसके माता पिता को, इसकी पत्नी को सिंपैथी भी देने की कोशिश करते हैं कि घबराओ मत, कहीं गया होगा, आ जाएगा। तो घर वाले कहते हैं उसका नंबर लगा रहे, नंबर भी नहीं लग रहा है। तो जो गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हो सकता है मोबाइल की बैटरी डाउन हो या फिर कुछ और वजह भी हो सकती है, तुम रात भर वेट करो, अगर आज इशाक मोहम्मद नहीं आता है तो सुबह को पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा देना। और दोस्तों, घर वाले ऐसा ही करते हैं, रात भर इशाक मोहम्मद का वेट करते हैं। उधर सुबह सुबह का वक्त होता है कि गांव के कुछ लोग, जो कि पास में मैंने आप लोग को एक गांव बताया था अलसीगढ़, इसी अलसीगढ़ में एक जंगल है, वहाँ अलसीगढ़ के कुछ लोग इस जंगल में कामकाज के सिलसिले में, कुछ खेतों के सिलसिले में बाहर निकलते हैं। तो देखते क्या है, इस जंगल के अंदर कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जो कि अधजला सा है। अब लोग उसके पास पहुंचते हैं। अब जैसे ही पास पहुंचकर देखते हैं तो लोगों के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो अधजला सा वो देख रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की डेड बॉडी है जो कि आधी जल चुकी है।
उसके बाद में आनन-फानन में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो देखती क्या है कि वाकई में एक व्यक्ति है जो कि आधा जल चुका है। उसके बाद में उसी समय पुलिस के सामने जो इशाक मोहम्मद के घर वाले होते हैं वो पहुंचते हैं, अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं। इधर पुलिस वालों को ये डेड बॉडी मिल चुकी थी जो कि आधी जल चुकी थी। अब दोस्तों पुलिस वाले जब ये रिपोर्ट लिखते हैं तो उधर कुछ पुलिस वालों की टीम बताती है कि एक डेड बॉडी मिली है पास ही के जंगल में, क्यों ना घर वालों की शिनाख्त कराई जाए। अब दोस्तों जब घर वालों की शिनाख्त कराई जाती है उस डेड बॉडी से, तो डेड बॉडी को घर वाले पहचान लेते हैं। कुछ ऐसे जिस्म के कुछ अंग होते हैं जिनके आधार पर वो अपने बेटे इशाक मोहम्मद की पहचान कर लेते हैं। वो कहते हैं ये कोई और नहीं बल्कि उनका ही बेटा इशाक मोहम्मद है। अब दोस्तों पुलिस वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हैं और इसके परिवार वालों से पूछताछ शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो डेड बॉडी थी जो कि आधी जल चुकी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब जो घर वालों से पूछताछ की जाती है तो सबसे पहले माता पिता से पूछताछ की जाती है। उनसे पूछा जाता है क्या तुम्हारे बेटे के किसी के साथ में कुछ झगड़े, कुछ लेन देन ऐसी कुछ रहा है पास्ट में या फिर नहीं रहा है। तो घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा तो सीधा साधा व्यक्ति था, ना तो उसका किसी के साथ में कोई बड़ा लेन देन है, ना तो किसी के साथ में झगड़ा। पुलिस वाले पूछते हैं कि हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ हो, किसी ने कोई धमकी दी हो वगैरह वगैरह। तो घर वाले सारी चीज़ों से इनकार कर देते हैं। उसके बाद में चूंकि अब पत्नी से पूछताछ की जाती है, पत्नी जिसका रो रो कर बुरा हाल होता है। पत्नी किसी भी तरीके का जवाब देने की पोजीशन में नहीं होती है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जब उसे काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा पुचकारते हैं, उसके बाद में उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पति की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या, तुम्हें उन्होंने बताया था, क्या हो सकता है कि माता पिता को ना बताया हो, तुम्हें बताया हो। तो जो पत्नी होती है वो कहती है दरअसल मेरे जो पति हैं इशाक मोहम्मद ये काफ़ी सीधे साधे आदमी है, ना तो इनका किसी के साथ में कोई झगड़ा है न कोई लेना देना। अब दोस्तों चूंकि पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जा चुकी थी, चीज़ें साफ थी कि पहले इस व्यक्ति के साथ में पिटाई की गई, बाद में इसके शव को जलाया गया है या फिर हत्या से ही पहले ही इस शव को जला दिया गया, यानी इस व्यक्ति को जला दिया गया। अब दोस्तों ये जो डेथ हुई थी यानी जो मर्डर हुआ था, ये मर्डर इतनी ज़्यादा चालाकी से किया गया था कि वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा जाता है, कोई एविडेंस नहीं छोड़ा जाता है। इशाक मोहम्मद की डेड बॉडी को इस तरीके से जलाया गया था ताकि कोई इशाक मोहम्मद की पहचान न कर सके। अब दोस्तों पुलिस वाले इस पूरे केस को सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, एक टीम का गठन करते हैं और सबसे पहले पुलिस अपने मुखबिर एक्टिव करती है। अब दोस्तों गांव के अंदर पुलिस के जो मुखबिर होते हैं वो एक्टिव किए जाते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इशाक मोहम्मद का हाल फिलहाल में अगर किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी से कोई लेना देना हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें अवैध संबंध वाली कोई चीज़ हो, ऐसी चीज़ों का पता लगाने के लिए पुलिस अपने मुखबिर एक्टिव करती है। क्योंकि दोस्तों आमतौर पर घर वालों को वो चीज़ें पता नहीं होती हैं जो गाँव में सुख भुगाती हुई जो चीज़ें चलती हैं। दोस्तों गांव के जो लोग होते हैं आमतौर पर खुल के पुलिस के सामने नहीं आना चाहते हैं, भले ही उनको कुछ पता हो। अब दोस्तों उसके बाद में जब पुलिस की टीम सादाबाने में वहाँ पर पूछताछ शुरू करती है, छानबीन शुरू करती है, तो पुलिस को पता चलता है दरअसल जो इशाक मोहम्मद है इसके सामने ही एक घर है। इस घर में जो परिवार के मुखिया हैं इनका नाम है गोपीलाल और इनका एक बेटा चेतन है, एक बेटा राजेश है। दरअसल इस गोपीलाल की ही एक बेटी है जिससे इशाक मोहम्मद चोरी छुपके बात किया करता था और इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते थे। आए दिन इन दोनों का मिलना मिलाना होता था। इस बात को लेकर चेतन को पता भी था, इस वजह से इनके बीच में झगड़ा भी हुआ था। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है कि अवैध संबंध वाली बात आती है, आमने सामने घर है, इसलिए पुलिस शक के आधार पर चेतन और राजेश को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इन्हें पुलिस थाने लेके आती है। अब दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में चेतन और राजेश से पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो चेतन और राजेश पुलिस को कुछ भी बात बताने से इनकार करते हैं, इधर उधर की बातें बताते हैं, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जब पुलिस इनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं यकीनन दोस्तों वो कहानी हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। दरअसल चेतन और राजेश पुलिस को बताते हैं कि साहब जो इशाक मोहम्मद है वो शादीशुदा है और उसका अवैध रिश्ता था मेरी बहन के साथ में और पिछले 2 साल से वो मेरी बहन के साथ में अवैध रिश्तों में है। वो लगातार उससे बातचीत करता है, लगातार उसके साथ में मिलना मिलाना करता है। इस बारे में जब चेतन को पता चला तो उसने इशाक मोहम्मद से बात की। उसने कहा कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। अब चूंकि इशाक मोहम्मद जो कि उसके ऊपर उसकी बहन का ऐसा जुनून सवार था, अवैध संबंधों की ऐसी लत उसको लगी थी कि वो चेतन की किसी भी बात को सुनने से इनकार कर देता है और चेतन उसको समझाता तो है, हालांकि इशाक मोहम्मद उससे कहता है कि अब से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में चेतन अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों जो इशाक मोहम्मद था उसके ऊपर अवैध संबंधों का इस कदर भूत सवार था कि वो उसकी बहन से फिर से बातचीत शुरू करता है, फिर से मिलना मिलाना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि
जो अवैध संबंध होते हैं यानी इश्क और मुश्क ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको छुपाए से भी छुपाया नहीं जा सकता। अब इसी तरीके से जब इशाक मोहम्मद इसी जो व्यक्ति चेतन है उसकी बहन से मिलना मिलाना शुरू करता है, उससे बातचीत शुरू करता है, तो इस बारे में चेतन को फिर से पता चल जाता है। अब जब चेतन को इस बारे में पता चलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी उसको आता है। वो अपने भाई राजेश से इस बारे में बताता है। जब राजेश इस बारे में सुनता है कि उसका ही पड़ोसी जिसका नाम इशाक मोहम्मद है वो उसकी ही बहन के साथ में आपत्तिजनक रिश्तों में है, अवैध रिश्तों में है, तो उसके बाद में ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग इशाक मोहम्मद के पास पहुँचते हैं, कहीं जंगल में इनसे बातचीत होती है। उसके बाद में इशाक मोहम्मद इनकी बात मानने से इनकार कर देता है, इनको कुछ बातें गलत सलत कहता है। उसके बाद में ये दोनों इशाक मोहम्मद की काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करते हैं। मार पिटाई करने के बाद में जब इशाक मोहम्मद के काफ़ी ज़्यादा चोटें लग जाती हैं, उसके बाद में उसके हाथ और पाँव को बांधते हैं ये लोग और एक बोरी में उसको बंद करते हैं। बोरी में बंद करने के बाद में अलसीगढ़ जंगल में पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद में उस बोरी के ऊपर पेट्रोल डालते हैं, चीनी डालते हैं और ज़िंदा ही इशाक मोहम्मद को आग लगा देते हैं। दोस्तों इशाक मोहम्मद जल जाता है पूरी तरीके से। जब इनको लगता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसके बाद में ये दोनों भाई वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है, जब ये दोनों भाई अपना जुर्म कबूल करते हैं, तो पुलिस भी इन दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए यही कह रही होती है कि तुमको क्राइम का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। अगर इशाक मोहम्मद तुम्हारी बहन के साथ में गलत रिश्तों में था और समझाने के बावजूद भी अगर वो बाज नहीं आ रहा था तो पुलिस में कंप्लेंट लिखानी चाहिए थी। अगर पुलिस में कंप्लेंट लिखाते तो शायद अब तुम्हारे साथ में जो जेल के अंदर हो वो ना होता और एक व्यक्ति की जान बच जाती और तुम भी क्राइम के रास्ते पर ना चल पाते। दोस्तों वाकई पुलिस ने जब सुनी तो बड़ी हैरानी हुई और लोगों तक जब ये बात पहुंची तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जो इशाक मोहम्मद ने किया उसकी किए की सज़ा उसे मिली। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो इन दोनों भाइयों ने रास्ता चुना वो क्राइम का रास्ता चुना। बहरहाल दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं, जो इशाक मोहम्मद कर रहा था क्या वो सही था और क्या इन दोनों भाइयों ने जो किया क्या वो सही है? कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए इसमें आलोक जी हैं, लिखते हैं बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राज रावत हैं, लिखते हैं हमारी तरफ से दोनों लोगों को सैल्यूट है। तो भाई राज रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मनोज व्लॉग हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में समीर खान हैं, लिखते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम, चाहे 10 बजे डालो या फिर 8 बजे, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, बस रोज़ाना वीडियो डालो, आपकी कहानी सुननी है। तो समीर खान जी आपका बेहद शुक्रिया। फैसला ये लिया गया है कि जो वीडियो इस पे आएंगी वो 10 बजे ही आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो विदेश में रहते हैं, गल्फ़ में रहते हैं, उनको टाइम मिलता है 10 बजे के आसपास। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं मलिक जी नमस्कार, अच्छी लगी कहानी और गोरखपुर की कोई कहानी हो तो सुनाओ और सुनाने की कोशिश करिएगा। तो भाई विनोद उपाध्याय जी अगर गोरखपुर की कोई कहानी होगी तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर सुनाऊंगा। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, मेरा नाम इस्लाम शेख है, मैं हमीरपुर कस्बा मोदाह से हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अंकित राणा हैं, लिखते हैं वह सब तो ठीक है सर, काम तो वही बहुत है बढ़िया है करा है और मुझे ये लग रहा है कि जो लड़की है आगे चलकर इसके साथ अगर ईमानदार रहेगी तो ठीक है, अदरवाइज़ लड़के के ऊपर क्या बीतेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि जो कमेंट का सिलसिला है वो लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों ने सुनी, कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। और हमारा जो शावेज़ मलिक वाला चैनल है उस पर आज एक बेहतरीन क्राइम स्टोरी आई है जिसमें दिव्या पाहुजा की जो मर्डर मिस्ट्री थी उसके बारे में बात की गई है। आप लोग जाके एक बार ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।